गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग बिल्कुल इसकी फुल एंड फाइनल वीडियो बनाने वाले हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। अगर आपने इसकी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरा ये सजेशन है कि पहले की वीडियोस देखो, नहीं तो इसमें मैं जो आपको बोलने वाली हूँ वो आपके बिल्कुल सिर के ऊपर से जानेगा। ठीक है, इसमें अपन लोग करने के वाले हैं एक्चुअली में, इसमें हम जितना भी सिलेबस दिख रहा है ना आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, उसके सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे पूरी 5 यूनिट का। ठीक है, कि भैया अगर सामने वाले ने सिलेबस से क्वेश्चन दिया है तो सिलेबस से आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल दिया है तो कॉन्सेप्चुअल कर देंगे। मतलब कुल मिला के हमारा ये क्या है, पूरा रिवीजन है। ठीक है, क्योंकि एक पेपर सॉल्व करवाओ तो पूरे क्वेश्चन तो होते नहीं उससे सॉल्व, राइट। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग इस टाइप से थोड़ा सा इसको पढ़ लें। ठीक है, अब चूँकि ये सुबह वीडियो बना रही है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम जाए। ठीक है, आसपास की नॉइज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी आई एम ट्राइंग टू गिव यू माय बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, है ना। कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, राइट। अब कंसेप्ट अगर आता है तो अपन थोड़ा बहुत उसमें क्या लिख सकते हैं भैया, कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्रवचन के माध्यम से दी जाती थी, उसके बाद लिखित दस्तावेजों के माध्यम से दी। ठीक है, उसके बाद लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की दी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ऑडियो मतलब जो ऑडियो वीडियो वगैरह सब कुछ यूज़ किया। ठीक है, मतलब मुद्रित सामग्री के साथ साथ ऑडियो वीडियो का यूज़ किया। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऑडियो वीडियो मतलब इन सभी के साथ हम लोग किसको, तकनीकी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शिक्षा में तकनीकी आता है, तकनीकी मतलब शिक्षा में जब हम क्रमबद्ध या वैज्ञानिक जो क्या बोल सकते हैं, वैज्ञानिक तकनीकी का यूज़ करते हैं तो हम उसको शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट में इतना लिख दोगे हम, फिर उसके बाद मीनिंग में आप क्या लिखोगे भैया, कि शिक्षा शैक्षिक तकनीकी क्या है, तो शिक्षा में वैज्ञानिक और क्रमबद्ध प्रणाली का योग। ठीक है, किसका, वैज्ञानिक और क्रमबद्ध प्रणाली का योग क्या है, शैक्षिक तकनीकी है। इसमें होता है क्या, एक्चुअल में शिक्षा की गुणवत्ता जो होती है उसको सुधारने के लिए हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक होता है तकनीकी और दूसरी होती है हमारी विधियाँ। क्या होती हैं, विधियाँ, शैक्षिक विधियाँ। ठीक, मतलब इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें हम लोग जो तकनीकी होती है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी उसका मतलब ये नहीं है शैक्षिक टेक्नोलॉजी मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ तकनीकी दैट इज़ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम बहुत सारी जो शैक्षिक विधियाँ जो हम पढ़ाने के तरीके होते हैं उसको भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको बताऊँ तो इसमें क्या होता है, इसमें तकनीकी साधन है ना, टेक्निकल जो उपकरण होते हैं वो, और प्लस जो विधियाँ होती है, शैक्षिक विधियाँ, किसी को पढ़ाने की जो विधियाँ होती है, एक मिनट, जो विधि होती है वो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और मेरे लिए काम किस लिए करती है, शैक्षिक समस्याओं के सुधार के लिए काम करती है। ठीक है, अब इसमें हम इसका हो गया डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं किसकी डेफिनेशन, कॉक्स की। किसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, कॉक्स। ठीक है, आपने जिसकी भी याद करी उसकी कर लेना, बाकी मैं आपको एक की बता देती हूँ अगर आपने किसी की नहीं याद करी है, कि कॉक्स ने क्या बोला है, मानव अधिगम परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शिक्षा तकनीकी कहते हैं। क्या बोला इसने, मानव अधिगम परिस्थितियों में, मतलब मानव अधिगम मतलब मानव के सीखने में, मानव अधिगम मानव जब सीखने में किसका यूज़ करता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का यूज़ करता है, तो हम उसको शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ठीक है, अब इसके नेचर स्कोप की बात करें नेचर एंड स्कोप। ठीक है, तो अगर सिर्फ मैं नेचर की बात करूँ तो नेचर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैसी है ये, व्यापक है, विविध है। ठीक है, व्यवहारिक है, सिद्धांतिक कम है, व्यवहारिक ज़्यादा है। ठीक है, क्रमबद्ध है, इसमें शिक्षण अनुदेशन भी है, मतलब अनुदेशन मतलब होता है कि ये लक्ष्य है और यहाँ से आपको जिस रास्ते से जाना है वो होता है अनुदेशन, जो आपको दिशा दिखाता है, वो प्रक्रिया होती है। अनुदेशन को मिला के इधर से इधर चलने की प्रक्रिया है, लक्ष्य की ओर चलने का जो दिशा होती है, जिस दिशा में चलते हैं उसको अनुदेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, शिक्षक अनुदेशन और मशीन दोनों का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके ये अनुकूलित है, लचीली है। ठीक है, इसके मतलब प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है, सार्वभौमिक है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार की है ये। ठीक है, और व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है इसमें, अनुकूलनीय है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगी, इसकी नेचर हो जाएगी कि वो कैसी है। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लेना, मैं इसे बहुत ऊपर ऊपर से आप लोगों को समझा रही हूँ।
स्कोप की बात करूँ, स्कोप मतलब होता है क्षेत्र कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत शिक्षण में कर सकते हैं, ठीक है, सामूहिक शिक्षण में कर सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति में कर सकते हैं, शिक्षण विधियों के परिमार्जन में कर सकते हैं, ठीक है, मूल्यांकन में कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण, जो पेशेवर कोई प्रशिक्षण या पेशेवर कुछ विकास करना है तो उसमें कर सकते हैं, दे सकते हैं ना, टीचर्स को भी प्रशिक्षण दे सकते हैं बोर्ड वोर्ड लगा के, बढ़िया स्लाइड्स वगैरह बना के, है ना। इसके अलावा हमारा जो ओपन एजुकेशन है, मतलब दूरस्थ शिक्षा जिसको हम बोल सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक शोध अनुसंधान जो हो सकते हैं उसमें करते हैं इसका प्रयोग। तो ये सब क्या है, स्कोप मतलब किस किस क्षेत्र में आप उसको देखते हो। ठीक है, मतलब स्कोप में वो भी आ जाएगा अपना संगठित असंगठित क्षेत्र, सरकारी और जो गैर सरकारी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में ये क्या होता है, यूज़ हो सकता है। सार्वजनिक रूप से भी यूज़ हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, एक और इसके साथ हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो मान लीजिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, शैक्षिक एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या बोल सकते हैं, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, एक होती है अनुदेशन, एक होती है प्रणाली, या इसको व्यवहार बोल सकते हैं हम लोग, व्यवहार तकनीकी। ठीक है, और एक होती है अनुदेशन प्रारूप तकनीकी। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं इसके, समझ में आ गया। अब इसमें क्या क्या होता है ये थोड़ा बहुत बिल्कुल ऊपरी तौर पे बता देती हूँ कि शिक्षण तकनीकी में क्या करते हैं, केवल शिक्षा देने पर बल कर, मतलब शिक्षा हमको क्या पढ़ाना है, पाठ्य पुस्तक जो होता है उसमें शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, कुल मिला के शिक्षक पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कक्षा सत्र के दौरान पाठ्य पुस्तक का जितना भी जो पढ़ाना करना है वो शिक्षक उसको कैसे वो जानकारी देगा। ठीक है, अनुदेशन इसके पहले भी मैंने बताया है कि हम प्रक्रिया पे बल देते हैं, यहाँ पे वो अलग अलग प्रक्रिया यूज़ करता है। ठीक है, मतलब पढ़ाने के लिए कि बच्चे को इसमें क्या है, मेनली समझ विकसित करना। ठीक है, इसमें क्या है, इसका ज्ञान विकसित करना। शिक्षण में क्या करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएगा, अनुदेशन में वो कैसे समझेगा, और व्यवहार में उसके व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और एक अनुदेशन प्रारूप आता है, प्रारूप मतलब किस फॉर्मेट में आपने पूरी योजना बनाई। ठीक है, कि आपने सामान्य उद्देश्य लिखे, विशिष्ट उद्देश्य लिखे, सामग्री वगैरह, तो ये आपने क्या कर लिया, पूरा अनुदेशन का प्रारूप बना लिया कि आप उसको कैसे अनुदेशन दोगे। ठीक है, एक फॉर्मेट बना लिया है। क्लियर है। अच्छा, मोरोवर में बिल्कुल हल्का सा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो शैक्षिक तकनीकी, जो शिक्षण तकनीकी होती है, शिक्षण तकनीकी में होता है कोई लेक्चर दे दिया हमने, ठीक है, कोई का प्रदर्शन कर दिया। ठीक है, अनुदेशन तकनीकी में होती है ब्लेंडेड लर्निंग या ई लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग सुन लो क्या होता है। ब्लेंडेड लर्निंग में है ना, कक्षा में हम तकनीकी साधनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अनुदेशन होता है उसमें हम क्या करेंगे, मतलब मशीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, व्यवहार तकनीक की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, व्यवहार में सुधार करते हैं। तो उसमें मेनली कौन काम करता है, पुनर्बलन। कौन काम करता है, पुनर्बलन काम करता है। ठीक है, तो ये तीनों में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आता है कि हार्डवेयर अप्रोचेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होते हैं, और सिस्टम अप्रोचेस क्या होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हार्डवेयर अप्रोच प्लस सॉफ्टवेयर अप्रोच इज इक्वल्स टू सिस्टम अप्रोच, ये होता है। अब मैं आपको बताऊँ, कंप्यूटर में हार्डवेयर अलग होता है और शैक्षिक तकनीकी में हार्डवेयर अलग होता है। हालांकि उसकी जो बोल सकते हैं चल रही ना, हाँ, उसकी जो बोल सकते हैं बेसिक उसका जो है नाम जो है उसी के ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ हार्डवेयर की बात करूँ तो हार्डवेयर कौन सी चीज़ें होती हैं, देखो समझो एक एक करके। ठीक है, तो हार्डवेयर जो होता है इसको प्रथम आयाम, है ना, प्रथम आयाम, इसको द्वितीय आयाम, इसको तृतीय आयाम बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी का। ठीक है, इसके साथ ही इसका हार्डवेयर का एक और नाम है कठोर उपागम, मृदु उपागम और प्रणाली उपागम। ठीक है, हार्डवेयर जो होता है वो स्पर्श योग्य है, ये स्पर्श योग्य नहीं है, और ये दोनों का है, मतलब इसमें स्पर्श भी होता है कुछ चीज़ों में, कुछ में नहीं भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब ये मेनली भौतिक यांत्रिकी सहायक सामग्री इसके अंतर्गत आती है। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, भौतिक यांत्रिकी, जिसको हम छू सकते हैं। भौतिक मतलब फिजिकली, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। ठीक है, तो जिसको हम छू सकते हैं तो इसमें भौतिक यांत्रिकी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, जैसे प्रोजेक्टर आ गया, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड आ गया, रेडियो वगैरह आ गया, तो ये हार्डवेयर है।
राइट। सॉफ्टवेयर जैसा कि कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में जैसे हमारे कोई भी मल्टीमीडिया आ गया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ गई हैं, प्लस इसमें वो विधियाँ आती हैं, अनुदेशन विधियाँ जो बोलते हैं ना, तो विधियाँ इसके अंतर्गत आती है कि आप किस विधि से पढ़ा रहे हो। आप विधियों को छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुदेशन तकनीकी आती है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये जो है मेनली ये काय पे काम करता है? हार्डवेयर पढ़ाने पे, और सॉफ्टवेयर काम करता है अधिक से अधिक समझ विकसित करने पे। और ये तो प्रणाली है, मतलब ये मेन सा काम है कि उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। समझ में आया? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो समझ में आ गया होगा। प्रणाली को मैं एक बार अच्छे से और बता देती हूँ। प्रणाली उपागम क्या है भैया? तो प्रणाली उपागम क्या है, मतलब आप सिस्टम किसको बोलते हो? सिस्टम मैंने उसके पहले भी एग्जाम्पल समझाया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। यही एग्जाम्पल मैंने बार बार लिया है ताकि आप लोग को रटा जाए, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? उसमें एक लक्ष्य है कि भोजन का पाचन करना है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स है जो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। मुख है, ठीक है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है? उसके घटक हैं। ये कौन है? घटक। तो इसी प्रकार कक्षा में भी क्या होते हैं? घटक होते हैं। कौन कौन घटक आ जाएगा? शिक्षक आ जाएंगे, छात्र आ जाएगा, पाठ्यक्रम आ जाएगा, शिक्षण विधियाँ आ जाएंगी। तो ये सभी घटक जब किसी एक सिस्टम में साथ में मिलकर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो वो होता है अपना सिस्टम अप्रोच, ठीक है। सिस्टम अप्रोच जो होता है मेनली 3 बातों पे कार्य करता है। एक होता है इनपुट, है ना, एक होती है अपनी प्रक्रिया, और एक होती है अपनी आउटपुट, ठीक। इनपुट को शायद हिंदी में बोलते हैं अदा, ठीक है। और ये होती है हमारी प्रक्रिया। प्रक्रिया का आप यूँ कर सकते हो इस प्रकार से एरो बना के, 1 मिनट, ठीक है, प्रक्रिया। और फिर ये होता है हमारा प्रदा, दैट इज़ द आउटपुट, ठीक। तो ये जो होता है सिस्टम अप्रोच, इसमें यूज़ होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सिस्टम अप्रोच दैट इज़ जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रणाली उपागम, सॉरी, हाँ, प्रणाली उपागम है। प्रणाली उपागम प्रणाली में डिफरेंस होता है, ठीक है। मेनली जो प्रणाली उपागम है वो कैसे चलती है? सिस्टम अप्रोच कैसे चलता है? लूप में चलता है। कैसे चलता है? लूप में चलता है। तो कैसे लूप में चलेगा? इनपुट हुआ, प्रक्रिया चली, आउटपुट हुआ। अगर आउटपुट में हमको मतलब जो हमारा उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया है, उद्देश्य क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है, तो हम लोग दूसरे लूप में चले गए, ठीक है। अगर वही हम बात करें कि उद्देश्य भैया पूर्ण नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे मॉडिफिकेशन, उसको करेंगे हम संशोधन। वो किस में संशोधन करेंगे? जिसमें प्रॉब्लम जा रही है। मान लो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आ रहा था प्रक्रिया में, तो हमने प्रक्रिया में चेंज करके वापस से इस लूप को चलाया। तो उसको तब तक चलती है ये सिस्टम जब तक कि वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ऑडियो विजुअल चल रहा है ना वीडियो, ऑडियो विजुअल एड्स किसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑडियो विजुअल एज द नेम सजेस्ट, ऑडियो मतलब श्रव्य, विजुअल मतलब दृश्य, ठीक है। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा भैया कि जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है उसको मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री से क्या लाभ है, या केवल श्रव्य सामग्री से क्या लाभ है, या केवल दृश्य सामग्री से क्या लाभ है। तो ये आपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इनके जो लाभ होंगे वो आप पूरे के पूरे इनमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो भी लाभ होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, राइट। दृश्य के जो लाभ होंगे, जो सीमाएं होंगी, वो सभी सीमाएं इनमें आएंगी, ठीक है। तो डिपेंड ऑन आप किस प्रकार का उपकरण यूज़ करते हो, श्रव्य दृश्य से क्या लाभ होते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपन लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम जाएगी, मतलब सिंपल से हम पर लोग लिख सकते हैं। जैसे रुचि में मतलब जब हम श्रव्य दृश्य की बात करते हैं तो समावेशी बनाता है, रुचि में विकास करता है, अधिक सटीक जानकारी मतलब देख के। अच्छा हाँ, इस एक चीज़ बताऊँ, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको किसका नाम लिखना है? वेबर, वह है वो, ठीक है, वेबर का नाम लिखना है, ठीक है। उसका याद करना है। क्या बोला था इसने? 40%, 25%, 17% और बाद का 15%। तो ये देखने से, सुनने से, छूने से और बाकी अन्य से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो भी आए दृश्य श्रव्य सामग्री, तो उसको वेबर का अपने को इसमें लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका तो मैंने आपको बता दिया कि रुचि विकसित करना वगैरह ये सब इसमें आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से अपन लिख सकते हैं क्योंकि बहुत बार हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको।
क्या हैंडलिंग एंड एप्लीकेशन। अब इसमें देखो क्वेश्चन आ सकता है आपका, सी क्या है, संचालन और अनुप्रयोग। किसकी संचालन अनुप्रयोग, OHP का संचालन कैसे करना है, इब्रास्कोप का आप कैसे चलाओगे, ठीक है, स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप हो जाएगा, फिल्म प्रोजेक्टर, ये सब इसमें आप इनका संचालन करना सिखा रहा है। एक शिक्षक को इन सब का संचालन और उसकी एप्लीकेशंस पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनका संचालन कैसे करता है, या क्वेश्चन आ सकता है कि इसका शैक्षिक निहितार्थ बताओ, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखें तो अपना क्या है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ऑफ AV एड्स, ऑडियो वीडियो एड्स है, ठीक है। जैसे चार्ट आप कैसे बनाओगे, मॉडल आप कैसे बनाओगे, ट्रांसपेरेंसी आप कैसे बनाओगे, क्योंकि प्रिपरेशन की बात कर रहा है, तैयारी की बात कर रहा है। स्लाइड्स कैसे बनाओगे, ठीक है। ऑडियो टेप कैसे करोगे, वीडियो कैसे करोगे, ऑडियो क्या लिखा है ये, ऑडियो स्क्रिप्टिंग कैसे करोगे, ऑडियो स्क्रिप्टिंग नहीं पता होगा आपको, है ना। बाकी तो हमने डिस्कस किया ही है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ऑडियो स्क्रिप्टिंग आ सकता है, ठीक है। फिर भी हम एक एक करके बिल्कुल हल्का हल्का देख लेते हैं। OHP को बिल्कुल मैं ऊपरी तौर पे बताऊं तो OHP क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, ठीक है। क्या होता है, OHP में एक ट्रांसपेरेंसी होती है, उस ट्रांसपेरेंसी पे हम लोग कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि बड़ा करके हम एक स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, ठीक है। OHP में हम केवल पारदर्शी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए लिमिटेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिडाइस्कोप की, तो एपिडाइस्कोप OHP से बेटर है, बिकॉज ये पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखा सकता है, ठीक है। पर इन दोनों में की लिमिटेशन क्या है कि ये दोनों भारी है, पोर्टेबल है, संचालन में प्रॉब्लम जा सकती है, बिजली खाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आती तो फिर हमारी जो है वो बाधित हो जाती है शैक्षिक जो भी हम पढ़ रहे होते हैं। स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप और फिल्म प्रोजेक्टर में आपको बताऊँ तो स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप, ठीक है, और एक है फिल्म प्रोजेक्टर। तो स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप की अगर बात करूँ तो इसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, ठीक, कैसा होता है, छोटा, ठीक है। और फिल्म स्ट्रिप जो होती है, फिल्म प्रोजेक्टर जो होता है बड़ा। जैसे हम लोग इसको समझो कि हम जो एक कैमरा नहीं खरीदते थे उसमें मेले में, तो हाँ ओके सॉरी, तो हम लोग का थोड़ा सा इसमें पॉज हो गया था। मैं आपको क्या समझा रही थी, हाँ मैं आपको बताई थी कहाँ थे, स्लाइड कम फिल्म प्रोजेक्टर एंड फिल्म प्रोजेक्टर के बारे में, ठीक है। तो स्लाइड कम फिल्म प्रोजेक्टर जो होता है, ये मान के चलो जो हम लोग जो क्या बोल सकते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं मेले में, जब हम कोई कैमरा लेते ना जिसमें अलग अलग पिक्चर्स दिखती थी, उस पर क्लिक करते थे तो, ठीक है। तो उसी प्रकार का ये होता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसकी और ये जो होता है जैसे हम थिएटर में जो मूवी वगैरह देखते हैं तो ये फिल्म प्रोजेक्टर उस प्रकार का होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिप की बात करें हम लोग, मतलब इस स्ट्रिप का जो बड़ी स्ट्रिप है वो फिल्म प्रोजेक्टर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो स्ट्रिप होती है वो कैसी होती है भैया, ब्लैक एंड वाइट होती है, ठीक है, इस टाइप की होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है, और 35 mm में हमको मिलती है। जबकि फिल्म प्रोजेक्टर जो होता है उसमें हमको फिल्म जो होती है 8 mm, 16 mm और 35 mm की मिल जाती है, ठीक है। इसका एक और डिफरेंस ये होता है कि भैया ये छोटी होती है और ये बड़ी होती है, ठीक है। और डिफरेंस क्या हो सकता है कि इसमें जो छवियाँ होती है वो स्थिर होती हैं, ठीक है, एक एक छवि हमको दिखती है एक स्लाइड टाइप का, जबकि ये होती है मूवेबल होती है, मतलब इसमें बहुत जल्दी जल्दी सब चेंज होता है तो ऐसा लगता है कि वो मूव हो रहा है, ठीक है, मूवेबल होता है, राइट। ये जो होता है वो छवि पुस्तक जैसा दिखता है हमको, ठीक है, और ये जो होता है एक फिल्म टाइप का दिखता है, ठीक है। और ऐसा जो इसका एक ये है कि जो फिल्म कम स्ट्रिप है, जो क्या बोल रही हूँ मैं, फिल्म स्ट्रिप जो है प्रोजेक्टर, उसमें क्या होता है स्लाइड कम, तो उसमें स्लाइड जैसा समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है जो छवि पुस्तक जैसा है, मतलब उसको क्रम में ही हम लोग देख सकते हैं, जबकि ये चीज़ इसमें फिल्म प्रोजेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम इसमें रिवर्स इसको कर सकते हैं, राइट। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत आप लोग वो याद देख लो, जो शैक्षिक अपने को वीडियोस उपलब्ध कराते हैं तो थोड़ा सा लिखने में अपना आ जाएगा। तो जैसे फिल्म डिवीज़न जो है, फिल्म डिवीज़न याद रखना, फिल्म डिवीज़न जो है वो एजुकेशन फिल्म एंड टेलीविज़न स्टूडियो, एजुकेशन फिल्म एंड टेलीविज़न स्टूडियो, यंग इंडिया फिल्म्स, ठीक है, कौन सा, यंग इंडिया फिल्म, या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन इंफॉर्मेशन
लिमिटेड, ये सब क्या होता है, हमको वीडियोस या स्लाइड्स वगैरह उपलब्ध कराते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आता है ये वीडियो टेप रिकॉर्डर। वीडियो टेप रिकॉर्डर में मतलब हम क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ऑडियो टेप रिकॉर्डर में हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। और ऑडियो में आप लोग नाम याद रखना, एक लिग्वा फ़ोन का, लिग्वा फ़ोन इंस्टीट्यूट, किसका, लिग्वा फ़ोन इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना। ठीक है, ये बहुत सारे जो इन्होंने ना शैक्षिक ऑडियो बना के रखे हैं जो उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सीसीटीवी की बात करूँ मैं, सिर्फ सीसीटीवी, तो ये क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न सीसीटीवी जो होता है उसमें हम किसी एक सर्वर से हमको जहाँ जहाँ पे उसको कनेक्ट करना है उसको शो करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट होता है वो कम रेंज में किसी संस्थान वगैरह में कार्य कर सकता है। ठीक है, इसकी रेंज जो होती है कम होती है। ठीक है, और इसका मैंने वीडियो बनाया है ना, मतलब कि कैसे में यूज़ किया जा सकता है, तो उसको आप देख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो आप यही लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म वगैरह लिख देना। ठीक, उसके बाद ये हो गया है ना, प्रिपेयरिंग AV एड्स, है ना, ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे चार्ट हो गया। आप चार्ट कैसे बनाओगे ये मैं बता चुकी हूँ, है ना। मॉडल आप कैसे बनाओगे, उसके ट्रांसपेरेंसी को कैसे निर्माण करोगे, स्लाइड को, ऑडियो टेप्स को, वीडियो को, ऑडियो को। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बिल्कुल ऊपरी तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, जो चार्ट होता है तो चार्ट में आप कैसे किसी चार्ट को बनाओगे, मतलब उसमें लेबलिंग अच्छा होना चाहिए, रंगों का उपयुक्त उपयोग होना चाहिए। ठीक है, साइज़ ठीक होना चाहिए। ठीक है, जो आपने डाटा लिखा उसका रेफरेंस लिखना चाहिए, अद्यतन होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ज़्यादा रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए। इस प्रकार चार्ट होना चाहिए। ठीक है, और मॉडल में भी अपन इसी प्रकार का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि संबंधित होना चाहिए, जो मॉडल होता है वो रुचिकर होना चाहिए। ठीक है, और मॉडल में जो चीज़ें हैं वो प्रतीति, मतलब उसी की प्रतीति होना चाहिए, ओरिजिनल जो हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, और शैक्षिक उद्देश्य को समझाने में सक्षम होना चाहिए, जिस उद्देश्य से हम उस मॉडल को लाए हैं। ट्रांसपेरेंसी मैंने बताया था, ट्रांसपेरेंसी में भी आपको जो चार्ट में आप यूज़ कर रहे हो कि भाई अक्षर ऐसा होना चाहिए, कलर का उपयोग ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी में वही सब आएगा। ठीक है, स्लाइड्स में, स्लाइड्स अपने बायोलॉजी की तो आप लोगों ने स्लाइड्स बनाई होगी। ठीक है, तो स्लाइड्स वगैरह इनका आप देख लेना। इसमें मेन मैं आपको ये बताऊँगी ऑडियो स्क्रिप्टिंग क्या होता है, बाकी चीज़ें तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ऑडियो स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, ऑडियो समझ में आ रहा है ना। ऑडियो मतलब आपने क्या करा है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, जैसे कोई वीडियो चल रही है उसमें ऑडियो चल रहा है, जैसे फिल्म वगैरह में नहीं ऐसा आता है कि 5 साल बाद, है ना, इस टाइप से लिखा हुआ था, तो उसको बोलते हैं ऑडियो स्क्रिप्टिंग। मतलब किसी जो चलचित्र वगैरह है, ठीक है, चलचित्र हो गया तो उसमें आप क्या करोगे, उसकी एडिटिंग करके, जैसे मान लो कि इस मतलब ये चल रहा है भैया, ये शुरू के 10 सेकंड बाद इसको दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतलब 15 मिनट में ये दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे आप किसी युद्ध के बारे में बता रहे हो कि ब्रिटिशों का आगमन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने बता दिया पलासी युद्ध, यहाँ पे आपने बता दिया बक्सर युद्ध, तो उसमें आप क्या करते हो, एडिट करके स्क्रिप्ट लिख देते हो। ठीक है, तो ये होती है ऑडियो स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो आप उसको देख लेना, मतलब समझ तो आ ही गया ना, तो लिखते बन जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और ये लो कॉस्ट टीचिंग एड्स जो होता है, मतलब जो हम बेकार की जो सामग्री होती है जिसको हम यूज़लेस होती है, तो उसको यूज़ करके रिसाइकल करके जब हम उससे चार्ट बना रहे हैं, मॉडल्स, मैंने मॉडल्स ही बनाते हैं उन लोगों से। ठीक है, तो मॉडल्स वगैरह जब क्रिएट करते तो लो कॉस्ट टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, आसानी से उपलब्ध वगैरह हो जाते हैं। इसकी सीमितता ये है भैया कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी सामग्रियों से बने हुए हैं जो यूज्ड नहीं थी। ठीक है, तो ज़्यादा रख रखाव इनका ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लाते हैं मास मीडिया पे। मास मीडिया में रेडियो, टीवी। ठीक है, ये तो समझ में आता है, इसके रोल भी आप लिख दोगे। रेडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेडियो के बारे में लिखोगे तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा, मतलब एक फ्रिक्वेंसी वगैरह अगर आप लिख देते हो। वेट अ मिनट, अब इसमें भैया वीडियो पॉज हो गया था, पता नहीं कहाँ से पॉज हुआ है। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ ये, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वीडियो कहाँ पॉज हुआ था। ठीक है, तो एक बार सुन लो, सुनने से कुछ नहीं होगा।
तो मैंने रेडियो के बारे में बता दिया, टीवी के बारे में बता दिया। प्रिंटेड मटेरियल को कैसे याद करना है या अभी आपको बताया था, सिस गैप से इसको याद करना है। किससे? सिस गैप से। ठीक है। समाचार पत्र, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, जर्नल, एटलस और पुस्तकें। ठीक है। तो सिस गैप से आप अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जो क्या बोल सकते हैं मास मीडिया होता है, मास मीडिया की भूमिका क्या है, वो भी टीचिंग लर्निंग प्रिंटेड मटेरियल में, तो आप सिस गैप से उसको लिख देना। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिक अनुदेशन। क्या बोलते हैं? व्यक्तिक अनुदेशन। नाम से समझ में आ रहा है, मतलब आप एक व्यक्ति को कैसे दिशा निर्देश दोगे, ये वो इसके अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है। तो इसमें होता है PLM, इसको बोलते हैं हम लोग अभिक्रमित अधिगम सामग्री। अभिक्रमित अधिगम सामग्री को मैंने बहुत बार समझाया है। ठीक है। अभिक्रमित जो होता है, जो क्रम से चलती है। ठीक है। व्यक्तिक होती है, प्रत्येक बच्चे की गति से चलती है। इसमें बच्चा स्वगति से कर सकता है। ठीक है। इसमें टीचर जो होता है वो मार्गदर्शक होता है। ठीक है। तो ये अभिक्रमित अधिगम होता है। तो इसमें ये लीनियर होता है, जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि छोटे छोटे उसमें होता है, ये पार कर लिया तो यहाँ जाएगा, ये पार कर लिया तो यहाँ जाएगा। ठीक है। और जो प्रत्येक जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? पद होते हैं। प्रत्येक जो PLM होता है ना, जो क्या बोल सकते हैं उसको, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में लीनियर ब्रांच्ड मैथमेटिक्स जो होती हैं उन सब में पद होते हैं, और ये लोग पद के क्रमानुसार कार्य करते हैं। पद 4 होते हैं, मतलब कहा जाए तो पद क्या है? एक छोटी इकाई होती है जो क्रमानुसार चलती है। ठीक है। पद में सबसे पहले आती है सूचना। सबसे पहले आपको सूचना दी जाती है, फिर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आपका क्या बोल सकते हैं, उत्तर, प्रतिक्रिया आएगी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपका फीडबैक आता है, मूल्यांकन में फिर क्या आता है आपका? फीडबैक आता है। तो प्रत्येक चीज़ जो होती है वो इसके अनुसार ही चलती है। ठीक है। अगर लीनियर की बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करेगा? सामने वाला प्रश्न दे देगा। लीनियर की बात करूँ तो सामने वाला आपको क्या दे देगा? एक सूचना दे देगा पहले। ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न देगा, उसके बाद आपको उसका प्रश्न का उत्तर देना है, और फिर अगर उत्तर सही है तो वो आगे बढ़ा देगा, और उत्तर गलत है तो वापस से आपको सूचना पर ले आएगा। कहाँ पर ले आएगा? सूचना पर ले आएगा। ठीक है। तो लीनियर हो जाएगा। अगर हम ब्रांच्ड की बात करें तो ब्रांच्ड में आपसे किसी ने प्रश्न को मतलब सूचना दे दिया आपको कि भैया ये पूरा पैराग्राफ है, फिर आपसे वो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न के 4 ऑप्शन देगा, फिर अगर आपने सही उत्तर दिया फिर आपको सूचना देगा, फिर 4 ऑप्शन देगा। तो ये ब्रांच के फॉर्म में चलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड। बहुत बढ़िया। फ्यूचरोलॉजी आ गया। ठीक है। CC4, एक मिनट, CC2 एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ। ठीक है। तो ये ब्रांच फॉर्म में चलता है, और ये जो होता है मैथमेटिक्स जो होता है उसमें पहले अपने को वो प्रॉब्लम दे देता है, मतलब मेन प्रॉब्लम देता है, फिर उसका हम सॉल्व करते हैं प्रॉम्प्ट की मदद से। फिर उसको प्रॉम्प्ट दिया जाता है, फिर धीरे 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 करके वो उन्मुक्ति प्राप्त करता है। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा मेरी बोल भाषा? ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ, पहले वीडियो देखो तब ये समझ में आ जाएगा। तीनों को मैंने, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदेशात्मक रणनीतियाँ, किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो रणनीति किसको यूज़ करते हैं? नॉर्मली हम सेना में यूज़ करते हैं रणनीतियों का। ठीक है। तो वैसे जब हम शिक्षा में रणनीतियाँ बनाते हैं, ठीक है, इसमें आप रणनीति में उनका नाम याद रखो, स्टोन्स एंड मॉरिज, इसका नाम याद रखोगे, स्टोन एंड मॉरिज। इन्होंने क्या बोला था कि जो अनुदेशात्मक रणनीतियाँ होती हैं वो क्या है? एक योजना है। क्या है? हम सेना से याद करना रणनीति में, तो हम एक योजना बनाते हैं जो किसी उद्देश्य के लिए सामान्यकृत की जाती है। मतलब इसमें वांछित रूप से हम क्या करते हैं? किसी विद्यार्थी के व्यवहार को, मतलब व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। मतलब उसमें परिवर्तन कैसे लाना है उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, तो वो रणनीति होती है। ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें है ग्रुप, इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड। ठीक है। तो इसमें आपको समूह और व्यक्तिक जो होता है, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के हमको देखना है, समूह और व्यक्तिक। तो उसको देख लेते हैं कि आप ग्रुप में इंस्ट्रक्शन, जब समूह में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो तो समूह में कैसे दे दोगे? तो समूह में जैसे हम लोग कोई सेमिनार हो गया, ठीक है, वाद विवाद हो गया या फिर लेक्चर हो गया, तो हम लोग समूह में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब कि कोई व्यक्ति अगर पर्सनल, इसमें मतलब हम नॉर्मल निर्देशन देते हैं, इसमें मार्गदर्शन देते हैं। और पर्सनलाइज्ड मतलब जब उसकी व्यक्तिक पर्सनल चीज़ों में जब हम उसको निर्देशन या मार्गदर्शन दिया जाता है, जैसे कोचिंग ले ली हमने किसी बच्चे की, ठीक है, किसी एक बच्चे को प्रोजेक्ट करने को दे दिया, किसी एक बच्चे पे अपन ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया, तो वो पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल मतलब पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में आता है, जब आप एक पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए करोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। मतलब इसमें हम बात करें तो इसमें सामान्यीकृत नियमों का उपयोग होता है, ठीक है, किसका, सामान्यीकृत। और इसमें हम जो होता है एक पर्सनल बच्चे के लिए जो ज़रूरी है उसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें सामान्यीकृत नियम बनाए जाते हैं, सामान्यीकृत विधियों का उपयोग होता है, सामान्यीकृत अधिगम सामग्री का उपयोग होता है, बट यहाँ पे मतलब बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हम करते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सेल्फ लर्निंग जिसमें हम सेल्फ पढ़ सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल एक्चुअल में ना, एक मॉड्यूल जो होता है वो खुद में एक पूर्ण इकाई होता है, ठीक है। इसमें भी वही 4 पद होते हैं, ठीक है। और जो 4 पद पूर्ण हो जाते हैं तो हम फिर दूसरे मॉड्यूल में चले जाते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल एक स्वायत्त इकाई है, ठीक है। वो पूर्ण स्वयं में क्या होती है, पूर्ण होती है, जो बच्चे को क्रम में सिखाती है, ठीक है। और मॉड्यूल जो होता है वो 90-90 पे काम करता है। मतलब अगर बच्चे को सामग्री का 90% सामग्री 90% समझ में आती है तो ही वो अगले मॉड्यूल पे जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा, ठीक है। और बाकी तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं समझा सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मूडल में आपको मैंने बताया था कि मूडल का सबसे पहले तो आप अगर आता है क्वेश्चन तो उसका फुल फॉर्म लिखना है, दैट इज़ दी मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। मूडल का जो है 2002 में इसका डाइगोमास ने इसका इन्वेंशन किया था। इसका हेडक्वार्टर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और मूडल जो होता है, मान के चलो ये तो अपने लिए क्या है, एक पूरा स्कूल खोल के रख दिया है मूडल ने, ऑनलाइन स्कूल, कि टीचर आ जाओ अपने बच्चों को लेके, यहाँ पे आप बच्चों की अटेंडेंस ले लो, बच्चों का मैनेजमेंट कर लो। यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएगी, ऑडियो वीजुअल जितनी सामग्रियाँ मिल जाएंगी आपको, मतलब उनको शेयर भी कर सकते हो, साझा भी कर सकते हो। आप बच्चों का टेस्ट ले सकते हो, असाइनमेंट ले सकते हो, क्विज़ ले सकते हो। तो ये सब जो मूडल होता है इसने हमको ये सुविधाएँ दी हैं, ठीक है। डिजिटलाइज्ड लर्निंग मटेरियल, मुझे लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन आना चाहिए। डिजिटलाइज्ड लर्निंग मटेरियल क्या होता है भैया? तो एक्चुअल में जो डिजिटलाइज्ड लर्निंग मटेरियल एज द नेम सजेस्ट, वो मटेरियल जो कि डिजिटल रूप में, ठीक है, जो कि हमको मृदु उपागम जो हमने पढ़ा है ना, मृदु सॉफ्ट उपागम जो होता है उसमें आ जाएगा। इसमें ई बुक्स आ जाएंगी, ई बुक्स जैसे कि अपनी NCERT आ गई है, ठीक है। ई लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। ई नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। नोट्स जैसे हमको क्या बोल सकते हैं, जैसे ई लर्निंग में हम, आप जैसे अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, ई पाठशाला की हो जाएगी वीडियोस वगैरह, खान अकेडमी, ये सब आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें आ जाएंगे ई ऐप्स आ जाएंगे। ई ऐप्स मतलब जो कि ऐप जिन्होंने प्रोवाइड करें, लाइक अन अकेडमी हो गया, बायजूस हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है ई लर्निंग, जैसे शैक्षिक को हम डिजिटलाइज रूप से पढ़ते हैं तो वो सब आता है डिजिटल लर्निंग मटेरियल में, राइट। देन आता है OER, दैट इज़ दी ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ओपन मतलब खुला, एजुकेशन मतलब शैक्षिक, और SR मतलब रिसोर्स मतलब स्रोत, ठीक है। तो जब हमको शिक्षा के लिए शिक्षा को जब ओपनली पढ़ाया जाता है, मतलब OER में देखो मेनली कौन सी चीज़ आएंगी, OER के क्षेत्र की बात करें तो OER में भी वही होगा, शिक्षण सामग्रियाँ होंगी, शिक्षण तकनीकियाँ होंगी, इसमें भी वीडियोज़ होंगी, ऑडियो वीडियो जो भी सामग्री है, ठीक है, विधियाँ होंगी, और बच्चों के लिए क्विज़ होंगे, असाइनमेंट होंगे। तो ये सभी चीज़ें OER का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? OER का। तो ये पूरी चीज़ें जब आप लोगों को बोलो कि ले जाओ पढ़ लो, ठीक है, तो जब ये सभी के लिए ओपन कर दी जाती है तो वो किसके अंतर्गत आता है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स के अंतर्गत आ जाता है। जब ये चीज़ों का आपने सार्वजनिक कर दिया कि कोई भी आके यहाँ पे पढ़ सकता है, साझा कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये OER में आ जाएगा। फिर मल्टीमीडिया अप्रोच, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। मल्टीमीडिया अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया में मैंने आपको याद किया था, जैसे ही मल्टीमीडिया आता है तो आपको कौन सा याद करना है? ताओजी नहीं, हाँ ताओजी, ठीक है। और इसके साथ ही अपन को क्या याद करना है, क्या याद करवाया था मैंने? उस प्रमेय
में, ठीक है। ताऊजी से अपन को याद करना है क्या, मल्टीमीडिया में नॉर्मली क्या होता है भैया, टेक्स्ट होते हैं और एनिमेशन होते हैं, सॉरी टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, एनिमेशन होता है, वीडियो होता है और ग्राफिक्स होता है, ठीक है। और उस प्रमेय में क्या होगा, ये क्या है, हेल्थ एजुकेशन आ गया, रोल ऑफ CC4 चल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, बड़ी दिक्कत है ये, ठीक है। वीडियो आ गया और ग्राफिक्स आ गया, उस प्रमेय में हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब हम मल्टीमीडिया में लिख लेंगे। तो मल्टीमीडिया का मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं, इसका मीनिंग पूछ रहा है वो, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, इसमें हम उनका नाम याद कर सकते हैं, एक कुमार करके, हाँ एक मिनट में नाम देख लूँ, वो कुमार करके तो नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ लिखते थे मैंने, ठीक है। इसमें मल्टीमीडिया में आप मीनिंग में याद करें ना, दीपिका शाह का, किसका याद करोगे मीनिंग में, दीपिका पादुकोण का, मल्टीमीडिया है वो भी, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। दीपिका शाह का याद कर लेना। तो जब संप्रेषण में किसी एक से अधिक माध्यम का क्रमशः या साथ में उपयोग किया जाता है तो उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। फिर से सुनना, दीपिका शाह ने क्या बोला है, जब संप्रेषण में एक से अधिक माध्यम का क्रमशः या साथ में उपयोग किया जाता है तो उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं, ठीक है। ये मीनिंग आ जाएगा, डेफिनेशन है, अपने मीनिंग तो समझ में आ गया था। मल्टीमीडिया इज द नेम सजेस्ट, मल्टी मतलब बहुत सारे और मीडिया मतलब साधन। तो जैसे हमने जो बताया ना ताऊजी में, तो जब इसमें से एक से अधिक साधनों को क्रमशः साथ में उपयोग करते हैं तो ये उसका डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक है। और स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने 5 स्टेप्स देखी थी ना, एक था 1950 से 60 तक, ठीक है। फिर था एक 60 से 80, केवल इसी में गैप था, उसके बाद तो सब 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से अब तक, ठीक है। तो इसके 5 याद कर लेना, विकास डेवलपमेंट के चरण हैं। उसके बाद सिस्टम अप्रोच क्या होता है, सिस्टम अप्रोच में आपको अभी सबसे पहले समझा चुकी हूँ, मीनिंग समझ में आएगा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं सिस्टम के, कोई भी सिस्टम के कंपोनेंट क्या होंगे बताओ, ठीक है। पहला तो उसका उद्देश्य होगा, फिर सामग्री होगी, फिर विधियाँ होगी, प्रक्रिया होगी, मूल्यांकन होगा, फीडबैक होगा, ठीक है। और अगर वो पूरा होता है तो फिर हम उसको अगर वो पूरा नहीं होता है तो हम लोग चेक करते हैं मतलब किस में प्रॉब्लम जा रही है, और अगर वो पूरा हो जाए तो हम दूसरा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, मतलब दूसरी प्रणाली फिर बनाते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा देखते हैं, ठीक। तो ये प्रणाली होता है, ये उसके कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। फिर है स्पेशल रेफरेंस टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के ही मैंने आपको बताया है, जो अभी बताया है ना। यूटिलिटी ऑफ अ सिस्टम अप्रोच इन ए फील्ड ऑफ एजुकेशन में आप कैसे यूज़ करोगे, तो अगर प्रणाली में कोई चीज़ चल रही है तो प्रणाली में कोई चीज़ चलेगी तो वो कैसे यूज़फुल रहेगी, तो इसमें अपन लिख सकते हैं, जैसे इनको ध्यान से सुनना, जैसे हमको प्रभावशाली कोई योजना बनाना है ना, ये यूटिलिटी पढ़ रहे हम, ये क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो प्रभावशाली योजना बनाने में हमारी हेल्पफुल करती है, ठीक है। जितना हमारे पास स्रोत है उन स्रोतों का अधिकतम उपयोग में हमारी हेल्प करेगा ये, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा कि गुणवत्तापूर्ण हमको रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम जो बेहतर से बेहतर चीज़ करना चाहेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो होता है जो हमारी अनुदेशन प्रणाली है उसमें सुधार करता है, ठीक है। जब समावेशी शिक्षा में भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। व्यक्तिक अधिगम, किसी एक बच्चे के व्यक्तिगत अधिगम में भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। न केवल छात्रों बल्कि शिक्षक और शिक्षक सिस्टम, मतलब जो विद्यालय का सिस्टम है उन सभी में यूज़फुल है प्रणाली, जो है एक प्रणाली की उसमें काम करेंगे, ठीक है। और बता सकते हैं मूल्यांकन या परीक्षा को प्रभावी बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद कुल मिला के हम बता सकते हैं कि जो ये जो है वो विद्यालय प्रशासन प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने में बहुत हेल्पफुल है। कौन, सिस्टम अप्रोच, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन भी नहीं आया है अपने उसमें किसमें अपने क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आया है तो उनको भी मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे ये एक ऑडियो अंकन जो आपको बताया था वो आ जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रुप, एम्प्लॉयज़ और पर्सन, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फिर
ये जो इस स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। फटाफट ये वीडियो को देख लीजिए और अपना रिवीजन पूरा कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अच्छी लगती है वीडियो तो मुझे कमेंट कर दिया करो। थैंक यू।